तो उसमें देखो सीधा सा है कि 3-4 पॉइंट सीधे लिख लो एक जगह कहीं भी, या याद करते टाइम सीधा 2-3 1818, एक ये डेट याद एक ही रखनी, सॉरी 1707, डेट एक ही याद रखनी है, या तो 1707 ये डेट याद रखनी है। इस डेट को हुआ क्या था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में राजा ने सबको, सभी राजा अपने आप में क्या कर लेते हैं, खुद को स्वतंत्र घोषित करने के बाद में उनको जरूरत किसकी पड़ती है, सामंतों की मदद की, ताकि युद्ध कर सके। सामंतों की मदद की जरूरत पड़ी तो सामंत ही अपने आप को राजा समझने लग गए, तो जरूरत किसकी पड़ी, मराठों की। मराठा है तो मराठों ने कभी सामंतों का साथ दिया तो कभी राजा का साथ दिया। इस वजह से हुआ क्या, राजा पर कर्ज भार बढ़ गया, और कर्ज भार बढ़ने से वो जो मराठे थे उन्होंने लूट मचाना शुरू कर दिया, और लूट से जनता को बचाने वाला कोई नहीं था। फाइनली होता क्या, राजा शरण लेने के लिए किसके पास जाता है, अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के पास शरण लेने के लिए 4 लोग जाते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले जयपुर वाला जाते हैं, जयपुर से पृथ्वी सिंह जी, फिर जोधपुर से विजय सिंह जी, जोधपुर से विजय सिंह जी के बाद में वापस जयपुर से प्रताप सिंह जी, और वापस 1799 में लास्ट में जयपुर से ही प्रताप सिंह जी जाते हैं। ये चारों डेट लिखी थी कल, यहीं तक हुआ था। अब यहां तक ये चारों राजा चले जाते हैं, फिर भी अंग्रेजों ने संधि के लिए हाँ नहीं बोली। अंग्रेज हमेशा जब भी जाते इग्नोर करके वहां से निकाल देते, भाई आप हमें संधि करने के लिए हम लोग अभी तैयार नहीं है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे अपन पढ़ेंगे 3 आंग्ल मराठा युद्ध। लिखो एक बार, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। तीन लिख लो, 1 2 3। पहले में लिखो 1775 से 1782, 1775 से 1782 तक लिख लिया। इसके आगे लिख लो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, या प्रथम लिख लो फर्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अठारह सौ 3 से 1805, 1803 से 1805। इसके आगे लिख लो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा 1817 से 1818, 'अब देखो ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तीनों राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, इससे राजस्थान वालों ने क्या सीखा, 1775 से 1782 में राजस्थान वालों ने यह सीखा कि मराठे भी, मराठों को क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है। पहले आंग्ल मराठा युद्ध में इनको क्या पता चला, मराठों को हराया जा सकता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि अंग्रेजों से संधि करने की राजस्थान के राजाओं को प्रेरणा स्रोत क्या था, तो वो क्या था, 1775 से 1782 में होने वाला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्योंकि उसमें राजस्थान के राजाओं को यह पता चला कि मराठे भी हार सकते हैं, और उनको हराने वाले कौन है, अंग्रेज। इस वजह से अपने वाले राजा कहां गए, इनके पास संधि करने के लिए। पहला हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरे में 1803 से 1805, 1803 1805 में क्या हुआ था कि जब अंग्रेज अपने वाले जब वहां से संधि करने के लिए जाते हैं तो पहले तो मना करता है, लेकिन 1803 में एक बार अंग्रेज संधि के लिए, आवाज तेज है मेरी, अब सही है। 1803 से लेके 1805 तक जो है ना, पहले में तो उन्होंने ये फिक्स हो गया कि मराठे भी हार सकते हैं, हो गया। दूसरे में यह था कि 1803 में 1805, इस ड्यूरेशन के अंदर जब मराठे हारे, यहां के राजाओं ने उनसे रिक्वेस्ट की, तो अंग्रेजों ने फाइनली संधि के लिए हाँ भर ली। तो 1803 में हमारे यहाँ पे संधियां स्टार्ट हो जाती है। कौन से ईयर में होती है, 1803 में संधि स्टार्ट हो जाती है। अब 1803 से 1805 इस पीरियड के अंदर फिर से कौन हारेंगे, मराठे हारेंगे। लेकिन मराठों, मैंने कल आपको 3 बताए थे मराठे, पेशवा, होलकर और
सिंधिया। कौन थे तीन? पेशवा, होलकर और सिंधिया। ये तीन मराठे थे। इस युद्ध में तीनों हार जाते हैं। इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? तीनों ही हार जाते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे कि ये मराठे तो हार जाते हैं। होलकर का जो नेता था ना, होलकर, ये होलकर जाता है भरतपुर के शासक के पास में। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये होलकर जो है भरतपुर के शासक के पास चला जाता है, जिस वजह से वो 1803 में जो संधियां हुई थी, अपने राजा वापस उस संधि के लिए क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। और फाइनली जब 1817-18 में वापस अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध होता है, तब जाके वापस सहायक संधियां स्टार्ट होती है। आगे समझ में? पहले में तो क्या हुआ? प्रेरणा स्रोत बने कि मराठों को कौन हरा देगा? अंग्रेज हरा देगा। तो अपने राजाओं ने उनसे क्या मांगी? अंग्रेजों से मदद। तो यहां पे मदद होगी। दूसरे में क्या हुआ? अंग्रेजों ने मित्रता का एक हाथ बढ़ाया था, लेकिन यहाँ के अपने राजाओं ने वापस अंग्रेजों के साथ क्या किया? धोखा किया। उस धोखे की वजह से क्या हुआ? इस ड्यूरेशन के बाद में संधियों को वापस क्या कर दिया? तोड़ दिया गया। तीसरे के अंदर वापस अंग्रेज जीते, तब अपने वालों को वापस ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 1818 में उन्होंने वापस संधियां करना प्रारंभ कर ली। ये धोखा ऐसे किया था कि 1803 में अपन जब संधियां पढ़ेंगे तो उस संधि में एक शर्त ये थी कि अंग्रेजों का जो शत्रु होगा वो राजाओं का शत्रु होगा, अंग्रेजों का जो मित्र होगा वो राजाओं का भी क्या होगा? मित्र होगा। लेकिन भरतपुर के राजा ने, अंग्रेजों का शत्रु कौन है? होलकर, और भरतपुर के राजा ने इसको शरण दे दी थी कि होलकर जब आया था सहायता मांगने के लिए, तो भरतपुर के राजा ने उसको क्या दे दी थी? सहायता। तो नीति का अपने आप उल्लंघन हो गया। भाई राजा का मित्र जो होगा वो अंग्रेजों का मित्र, राजाओं का जो शत्रु होगा वो अंग्रेजों का शत्रु, और यही 22 वर्षा था। अंग्रेजों का शत्रु मतलब तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु, ये नीति थी। एक का शत्रु था अंग्रेज। भाई होलकर किसका शत्रु था? अंग्रेजों का। तो संधि के अकॉर्डिंग तो भरतपुर के राजा को शरण नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी दे दी, शरण दे दी। तो 1803 की संधियां क्या कर दी गई? निरस्त कर दी गई। फिर वापस 1818 में आके हम पढ़ेंगे कि सहायक संधियां करनी पड़ी। ठीक है, ये लिख लिया थी। अब आगे लिखो। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में, ये तीन तो लिख लिया, इसके आगे अगली लाइन में लिखो। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा, होलकर, पेशवा, होलकर, पेशवा, होलकर तथा सिंधिया, पेशवा, होलकर तथा सिंधिया परास्त हुए। अब यहां देखो एक बार, तुम्हारे सिलेबस में कल मैंने बताया था, कहीं मेंशन है क्या टॉपिक? कल मैंने बताया था कहीं मेंशन है क्या ये टॉपिक? संधिया नहीं है ना? संधिया ना अभी है सिलेबस में मेंशन ना ही पहले थी। क्वेश्चन देखो, RS 2013 में सवाल पूछा हुआ है, दिख रहा है? राजपूताना की निम्नलिखित जो रियासतें हैं 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करती है, उनका क्रम बताना है। कोटा, करौली, जोधपुर और उदयपुर। अब होता ही है कि आज अपन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डेट सबकी याद नहीं करनी होती। आपको एक जनरल इसमें भी डेट नहीं पूछी है कहीं भी। अब होता क्या, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा इसका मतलब डेट याद करनी है। आपको डेट याद नहीं करनी है। डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए आपको इतना याद रहे कि पहले कौन सा किसने संधि की थी और बाद में किसने संधि की। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले संधि कौन करता है? करौली। सहायक संधियां सबसे पहले कौन करता है? करौली। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि करौली के बाद टोंक, टोंक के बाद कोटा। अगर ये तीन है आपको याद है, सबसे पहले कौन है? करौली के बाद टोंक के बाद, ये आपको तीन याद है मान लो। अब क्वेश्चन सोल्व होगा कि नहीं होगा? देखो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो सबसे पहले करौली, तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? सी।
ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, दो हो गए एलिमिनेट। उसके बाद में कौन सा है? ए किसमें? एक में ही है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपके? डी। इसीलिए बोलते हैं कि आरएस एग्जाम में एक ही मेथड लगता है, एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन कौन सा सही है वो आपको पता है या नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये श्योर होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब आपको ये पता था क्या पहले कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन आपको ये पता था कि मुझे पता है कि सबसे पहले किससे की थी? करौली से की थी, तो ये दोनों तो क्या हो गए? कट गए। अब पीछे होगा उन दोनों में से। और आरएस एग्जाम में जब आपको रिस्क लेने का बोलते हैं ना कि एग्जाम में रिस्क लेनी है, वो यही लेनी है। अगर मान लो आपको पता है कि सिर्फ करौली का पता है आपको, इसके अलावा भी किसी का नहीं पता, अब ऑप्शन कौन सा है? उन दो में से कोई भी एक हो करके आना, छोड़ के नहीं आना। जिस एग्जाम में जिस क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल गया कि चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो मुझे पता है कि ये दोनों तो नहीं होंगे, बाकी के दो में खेल के आओ। उसका रीजन क्या है? तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है आरएस एग्जाम में? कितनी होती है नेगेटिव मार्किंग? 1/4, 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग। ये होती है नेगेटिव मार्किंग आरएस प्री में, 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रायिकता पड़ी होगी। यहां प्रायिकता क्या कहती है? यहां प्रायिकता क्या कहती है? 25% चांस है आपके नेगेटिव मार्किंग के। वहां क्या कह रहा है वो? 50% चांस है आपके सही होने के। कौन सी ज्यादा है? वो ज्यादा है तो अटेंड करना है। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब आप अटेंड करके आओगे, आप 10 क्वेश्चन अटेंड करते हो मान लो, उन 10 में से आपके 5 भी सही होते हैं ना, तो भी लॉस वाली बात नहीं है। गलत 5 हो रहे हैं, एक क्वेश्चन कटेगा ज्यादा से ज्यादा, 3 साढ़े 3 क्वेश्चन तो वैसे ही सही है। और प्री में इतने का ही फेयर रहता है। प्री में कट ऑफ जाती है 84 पॉइंट, इस बार कितनी की थी? 46 गई थी शायद, ऐसी कुछ यही कट ऑफ थी शायद इस बार, 84.46 या 92 ऐसी कुछ गई थी। सिर्फ इसी 46 या 0.33 का जो होता है ना नेगेटिव मार्किंग में जो करता है, इसका फर्क रहता है बस। एक सिर्फ 0.33 0.46 पे आप देखोगे कि 2,000 3,000 4,000 बच्चे बैठे हैं। इस बार हाईकोर्ट में रीट लगाई थी लोगों ने, सिर्फ 0.46 रहे हुए थे आरएस प्री में, 0.46 से रहे हुए थे। ये आरएस प्री का हाल होता है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए डरना भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन जहां भी हो ना वहां अटेंड करके ही आना है, छोड़ना नहीं है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था? अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये ज्यादातर गलत करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे 3 राज्य हैं। किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि सर राज्य क्यों बोल रहे हो भरतपुर को? ये तो पता है ना सबको, आजादी से पहले सभी अपने आप में राज्य थे, और राज्य नहीं देश थे सब। जोधपुर वाला मानते थे कि अपना अलग देश है, तुम जोधपुर देश के निवासी हो। अब ये देखो इसमें अपन 3 राज्य पढ़ेंगे अलग अलग। एक कौन सा, दूसरा और तीसरा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले संधि किसने की थी, अंग्रेजों से संधि करने वाला, सबसे पहले संधि करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? भरतपुर। अगर आपसे ये पूछे कि अंग्रेजों से सबसे पहले सहायक संधि, वो मैत्री संधियां हुई थी, अगर सहायक संधि पूछे सबसे पहले करने वाला कौन है? करौली। और अगर आपसे ये पूछे कि संधि तो की है, सहायक संधि भी की है, लेकिन पूरी शर्तें मानकर संधि किसने की है, तो वो कौन है? तीनों सवाल क्लियर है यहीं पे। मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आगे अभी और है, संधि तो बहुत लिखानी है अभी आपको, लेकिन फिर भी जनरली संधि के क्वेश्चन यही आके खत्म हो जाता है। सबसे पहले भरतपुर, इसने क्या की थी? संधि की थी। कौन सी संधि? मैत्री संधि। सहायक संधि सबसे पहले करोलिन, और सहायक संधि पूर्ण शर्तों के साथ करने वाला कोटा। ये 3 चीज। तो यहां से ये सवाल हो गया आपका, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा है? अब आपको पता है कि भरतपुर है, लिखा है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। करौली है, लिखा है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन कौन है? कोटा है। ये कोटा रहा। ऐसे क्वेश्चन जब बच्चे करके आते हैं तो लास्ट में आके बोलते हैं सर बोनस, यहां लिखा हुआ तो नहीं है, मेंशन तो नहीं है कहीं पे कि सहायक संधियों में पूर्ण शर्तों वाला। ये अंडरस्टूड होती है ऐसी चीजें। जहां आपको ऊपर वाले 2 ऑप्शन नहीं दिए हुए ना, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो मन से मान लेना उस दिन कि ये पूछना किसके बारे में चाहता है? कोटा के ही बारे में पूछना चाहता है। कोई डाउट यहां तक?
दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में। तीसरा देखो, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की थी? कौन था बात करने वाला? चार्ल्स मेडकॉप। राजस्थान में दो आते हैं रेजिडेंट, एक दिल्ली का रेजिडेंट होता है उस टाइम, वो कौन होता है? चार्ल्स मेडकॉप। वो राजस्थान की सभी रियासतों के साथ संधि करता है, 3 रियासतों को छोड़ के। ठीक है, 3 रियासतों को छोड़ता है, 3 रियासतों के अलावा वो सबसे संधि करता है। वो पीडीबी है। क्या है? पीडीएफ नहीं है, क्या है? पीडीबी। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनसे संधि चार्ल्स मेडकॉप नहीं करता है, चार्ल्स मेलकम करता है। कौन करता है? मेलकम। उसको वेलकम भी बोलते हैं, उसको वालकम भी बोलते हैं, उसको मालकम भी बोलते हैं। अंग्रेजों का जब हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो ऐसे ही होता है सब जगह। तो उसको मेलकम, वेलकम, मालकम, वालकम, चारों में से जो भी नाम है वो पीडीबी से करेगा। ठीक है, यहां तक किसी के कोई डाउट? अंग्रेजों के साथ बाकी सब जगह संधि करने वाला मेडकॉप, लेकिन पीडीबी के साथ करने वाला, और यही इनका क्रम है। एग्जाम में बहुत बार क्रम पूछा जाता है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सबसे पहले संधि किसने की थी, उसके बाद किसने की थी, और उसके बाद किसने की थी? तो इसका नाम क्या है? अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो एबीसीडी आती है, उल्टी एबीसीडी शुरू कर लेना। सबसे पहले क्या आता है? बी, उसके बाद क्या आता है? डी, और उसके बाद क्या आता है? पी। बस ये क्वेश्चन लिखना है किसी को? ये लिख लो अगर किसी को लिखना है। ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि कौन से एग्जाम में क्या पूछा हुआ है। वो 13 में है, ये 7 में, ये वापस 18 में। सब लोगों के पास वो है क्या, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बुक? प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू वो आती है ना बुक अलग से, बुक रखा करो तो पास में नहीं रखो तो घर पे रखो। जो भी सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा होता है ना, उसके पहले घर से पीवाईक्यू देख के आया करो, ताकि उससे ये पता रहे कि एग्जाम में पूछता क्या है सामने वाला। आप जब टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि इस टॉपिक में से कौन सी चीज मुझे पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। बढ़ाओ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। एक एक दिन में 2-2 पेपर लिखना है। कितने टाइम से चल रही है कोचिंग अभी? कितने दिन से चल रही है क्लास आपके? कितने टाइम से चल रही है क्लास? अच्छा, आपकी नवंबर से चल रही है यहाँ पे। पेपर वेपर लिखे हैं 2-3 मेंस के? प्रैक्टिस की है मेंस की? अभी तक एक भी बार नहीं की? लिखो, मेंस के क्वेश्चन लिखा करो साथ के साथ।
लिख लिया। अब देखो आगे। लिख लिया सबने। संधियां शुरू हो गई थी स्टार्ट 1803 में जाके अंग्रेजों ने वापस संधि करने के लिए क्या कर दी थी। हाँ, और अंग्रेज अधिकारी के रूप में हमारे यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? वेलेस्ली की एफर्ट करता है। वेलेस्ली नाम का एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उसके प्रयास करने से 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले कहां होती है संधि? भरतपुर में। सबसे पहले कौन करता है संधि? भरतपुर में। तो सबसे पहले संधि करने के लिए किसके पास आए? भरतपुर के। भरतपुर के राजा के पास आके रणजीत सिंह जी उनका नाम था, रणजीत सिंह जी से आके अंग्रेज क्या करते हैं? संधि। जैसे ही भरतपुर के साथ संधि होती है, बीच में कौन आते हैं? अलवर वाले। बीच में कौन आते हैं? अलवर वाले। अलवर वाले बोलते हैं हमारे साथ भी क्या करो? संधि करो। अलवर और भरतपुर दो हो गए, तीसरा कौन बचेगा? करौली और धौलपुर। करौली संधि में भाग नहीं लेता है। इनके दोनों के जस्ट बाद में कौन भाग ले लेता है? धौलपुर। तो सबसे पहले कौन करता है? भरतपुर। भरतपुर के बाद में अलवर। अलवर के बाद में धौलपुर। क्रम याद हो गया? अब लिखो देगा। उनतीस सितंबर, ऊपर हेडिंग लगा लेना पहले, संधियां। सहायक संधि मत लिखना, संधियां लिख लेना। ये तो टॉपिक लिखा था मैंने, सर ने ऊपर लिख दिया। संधियां संधियां लिख देना केवल। उनतीस सितंबर 1803 भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने, भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली लिखा हुआ है यहां कहीं देखो, ये रहा वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भेजे गए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भेजे गए अंग्रेज अधिकारी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भेजे गए अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक से, लॉर्ड लेक, झील झील होती है ना, लेक, झील मत लिख देना, लेक है, लॉर्ड लेक। भरतपुर के 8 राजवंश पढ़ लिया? पढ़ लिया? उसमें लॉर्ड लेक आता है भरतपुर पर अटैक करने के लिए। लास्ट में बोलता है कि इस किले को कभी भी जीता नहीं जा सकता, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लोहे का किला। लोहे का किला, लोहे का किला ही बोलते हैं उसको। अब वो लोहा गढ़ बोलो और लोहे का किला बोलो, एक ही बात है। तो लोहे का किला कौन बोल के जाता है? यही लॉर्ड लेक, क्योंकि ये भरतपुर पर अटैक करता है लेकिन भरतपुर को जीत नहीं पाता। अभी तो क्या कर रहा है ये? संधि कर रहा है। क्या लिखा लास्ट में? अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक से संधि कर लेते हैं। लिख लिया? आगे लिखो। 14 नवंबर, अगली लाइन में 14 नवंबर 1803, 14 नवंबर 1803 डैश लगा के लिख लो अलवर। अलवर बख्तावर सिंह, वह आदक है बख्तावर सिंह। अलवर बख्तावर सिंह। समझ में आ गया क्या लिखा है? वो पूरी लाइन लिखाने की जरूरत थोड़ी है। 14 नवंबर 1803 को अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने भी क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। अगला लिखो 1804, 1804 धौलपुर, 1804 धौलपुर
कीरत सिंह। (1804) धौलपुर कीरत सिंह। आगे लिखो। दिसंबर 1808, दिसंबर 1808 जयपुर जगत सिंह। जयपुर और जगत सिंह लिख लिया। अब देखो 1803 के क्या कर लेते हैं, एफर्ट कौन लगाता है, वेलेतली, और वेलेतली के प्रयासों से संधि प्रारंभ कब हो जाती है, 29 सितंबर 1803। सबसे पहले संधि करने वाला भरतपुर का शासक कौन है, रणजीत सिंह। यहां तक कोई डाउट। इसके बाद में दूसरा अगला शासक कौन है, अलवर। ये कब करता है, 14 नवंबर 1803। उसके बाद में तीसरा 1804 धौलपुर का कीरत सिंह, और उसके बाद में 1808 में, ठीक है। अब ये चार कर लेते हैं संधि, लेकिन ये संधि देखना आगे बीच में 1803 और 1805, ये डेट अभी अपन ने पहले पढ़ी थी। 1803 से 1805 क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा हुआ था, द्वितीय, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इस टाइम। लिखो आगे, इसके आगे लिखो। संधि के अनुसार, संधि के अनुसार राजा का मित्र तथा शत्रु, संधि के अनुसार राजा का मित्र तथा शत्रु अंग्रेजों का मित्र शत्रु होगा। राजा का मित्र शत्रु अंग्रेजों का मित्र शत्रु होगा, तथा अंग्रेजों का मित्र शत्रु, तथा अंग्रेजों का मित्र शत्रु राजा का मित्र शत्रु होगा। केमिस्ट्री पढ़ते हो हैं? क्या मतलब होता है इसका? केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय रिएक्शन बोलते हैं उसको। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, इधर से उधर, तो इसका मित्र शत्रु उसका मित्र शत्रु होगा। दोनों इधर लिख लो। क्या हुआ, लाल कर लूं, दिख जाएगा नीचे सीधा इतना सा लिख लो आप, मित्र शत्रु। अब ये चीजें इसलिए लिखा रहा हूं 2-4 दिन स्टार्टिंग में, कौन सी, शॉर्ट में नीचे लिखने वाली। अब इस चीज के हैबिचुअल हो जाना। ये रफ रजिस्टर में लिख रहे हो ना आप 2-3, ये घर जाके वापस लिखते हो पूरा, तो इतना पूरा मत लिखो, सीधा लिखना सीखो, मित्र शत्रु, और खुद से लाइनें बनाना सीखो। ये जो चीज है ना, ये खुद क्रिएट करो कि मुझे खुद से क्रिएट करनी है सारी चीजें। शॉर्ट में लिख दिया मैंने मित्र शत्रु, तो आपको खुद को ये लिखना आना चाहिए कि राजा का मित्र शत्रु जो होगा वो अंग्रेजों का मित्र शत्रु होगा, और अंग्रेजों का मित्र शत्रु होगा वही क्या होगा, राजा का मित्र शत्रु। ये संधि की क्या थी, शर्त। परंतु संधि के विपरीत, भरतपुर के महाराजा ने संधि के विपरीत भरतपुर के महाराजा ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हारे अंग्रेज विरोधी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हारे अंग्रेज विरोधी मराठा सेनापति, अंग्रेज विरोधी मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर, मराठा सेनापति
जसवंतराव होलकर को शरण दी। मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण दी, जिससे अंग्रेज अधिकारी जिससे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने संधि को तोड़कर भरतपुर पर हमला किया। तो भी अपने वाले जीने तो नहीं देंगे। क्या संधि हमने नहीं तोड़ी थी? संधि किसने तोड़ी थी? लॉर्ड लेक ने तोड़ी थी, और उसने तोड़कर हम पे क्या कर दिया? हमला। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आज भी रणजीत सिंह को गलत नहीं माना जाता है। अगर कोई 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि ये जो संधि है, संधि तोड़ी किसने? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह का पक्ष लेते हो आपको कोई बात बोलनी है तो कैसे बोलोगे? भाई मैं बोल रहा हूं कि रणजीत सिंह ने संधि तोड़ी, सीधी सीधी बात है। तोड़ी किसने? रणजीत सिंह ने तोड़ी थी। संधि में लिखा था कि आप हमारे शत्रु को शरण नहीं दोगे, फिर भी रणजीत सिंह ने क्या दे दी? शरण दे दी। तो गलत कौन था इस बार? रणजीत सिंह गलत नहीं था, क्योंकि राजस्थान में हम पढ़ते हैं हमीर नाम का शासक पढ़ते हो, रणथंभौर का हमीर, जिसपे आरोप लगाया जाता है कि हमीर ने अपनी हट के लिए युद्ध कर लिया था। उसको सही साबित करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि उस समय हमारी संस्कृति क्या कहती थी कि शरणार्थी की क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो होलकर किसकी शरण में आया? और हमारी संस्कृति क्या कहती है? शरणागत की क्या करनी है? रक्षा। तो अपना फर्ज निभा रहा था। अब ये शरणागत की रक्षा कैसे होती है और क्या नहीं होती, वो चीज समझनी है तो आज घर जाके एक मूवी देखना, सन ऑफ सरदार। देखी हुई है? सन ऑफ सरदार देखी? सन ऑफ सरदार में यही सीन होता है कि जब तक घर के अंदर है तुझे कुछ नहीं होने देंगे, बाहर जाते ही गाड़ देंगे। यही सीन यहां हुआ था जब लॉर्ड लेक ने कहा था कि जसवंतराव होलकर को हमारे हाथ में सौंप दे। तब रणजीत सिंह ने कहा था कि जब तक जसवंतराव होलकर मेरी शरण में है तब तक तो मैं हाथ ही नहीं लगाने दूंगा। बाहर जाने के बाद बोली मारो और काटो, कुछ भी करो। इस वजह से उन दोनों के बीच में संधि का क्या हो गया था? विखंडन हो गया था। संधि क्या हो गई थी? टूट गई थी। यहां तक लिख लिया, अब आगे लिखो। आगे लिखो। संधि टूटने के कारण तथा संधियों की विफलता के कारण वेलेस्ली को इस्तीफा देना पड़ा। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अंग्रेज संधियों के विपरीत थे या पक्ष में थे? अंग्रेज चाहते थे कि संधि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अंग्रेज प्रारंभ से यही चाहते थे कि राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप किया किसने? हस्तक्षेप किसने किया सबसे पहले आके? वेलेस्ली ने। वेलेस्ली ने इनसे संधियां की। संधि करने के बाद ये राजा उसकी मदद करते रहे हर बार। तो वेलेस्ली चौड़ा होकर घूमता था, भाई संधि करके आया तुम्हारा, भाई संधि करके आया। थोड़े दिनों बाद पता चला कि राजाओं ने किस पे अटैक कर दिया वापस? अंग्रेजों पे। अब भाई कहां गया? इस्तीफा देके वापस चला गया। अब ये क्रम लिख लो। वेलेस्ली के बाद में कॉर्नवालिस। सीधा ये मेरे तो ये टर्न किया मैंने, सीधा सीधा लिख लेना ऐसे ऊपर से नीचे। वेलेस्ली के नीचे कॉर्नवालिस के नीचे जॉन बार्लो, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, जॉन बार्लो और उसके बाद में हेस्टिंग्स।
कॉर्नवॉलिस, हाँ वो कॉर्न, वो ये बार्लो, घरालो नहीं बार्लो, जॉन बार्लो। और सबसे लास्ट में हेस्टिंग्स। ये यहाँ इसलिए लिखा रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया का बर्डन आपके ऊपर कम हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना, आधुनिक भारत का इतिहास, तब पता चलेगा कि जितने भी गवर्नर जनरल वाइस राय है सबको लाइन टू लाइन याद करना पड़ रहा है। बहुत बार सीधा सीधा आरपीएससी सीधा पूछ लेती है कि ये 4 लोगों के नाम दे दिए, क्रम में व्यवस्थित करो, पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। तो कम से कम यहां से 4 तो हो गए। पहला तो कौन है? वेलेजली। वेलेजली कौन है? वेलेजली कौन है? कौन है? बार्लो है। घराड़ो कौन? वेलेजली कौन है? बार्लो। तो हैशटैग लगा के याद करो फिर। हो गए 4 नाम याद। वेलेजली है, वेलेजली कौन है? बार्लो है। बार्लो है तो उसको क्या करना है? हैशटैग लगा के याद करना है। लिखो आगे। आगे लिखो सहायक संधियां। मैत्री संधियां खत्म हो गई भाई, टूट गई संधियां, लोड लेग तोड़ के चला गया। अब आगे लिखो सहायक संधियां। देखो 1818 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1818 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिल्ली रेजिडेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिल्ली रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ, दिल्ली रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को राजस्थान की, चार्ल्स मैटकॉफ को राजस्थान की सभी रियासतों के साथ, चार्ल्स मैटकॉफ को राजस्थान की सभी रियासतों के साथ संधि करने के लिए भेजा। दिल्ली रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को राजस्थान की रियासतों के साथ संधि करने के लिए भेजा। हो गया। अब देखो, एक होता था हेडक्वार्टर, कहां होता था? हेडक्वार्टर कहां था? दिल्ली। अंग्रेज अधिकारी भले ही 3 अलग अलग जगह, पहले कौन से थे? मुंबई और कोलकाता, और तीसरा पश्चिम बंगाल की राजधानी, बंगाल हो ही गया ना, और तीसरा मद्रास, जिसको अभी क्या बोलते हैं? मद्रास का अभी नाम क्या है? चेन्नई। पहले 3 जगह अंग्रेज अधिकारी बैठते थे, मुंबई में, बंगाल में कहां? कोलकाता में, और चेन्नई या मद्रास। अभी नाम चेन्नई, उस टाइम क्या हुआ करता था? मद्रास। लेकिन सबका हेड ऑफिस कहां हुआ करता था? हेड ऑफिस कहां होता था? दिल्ली होती था। दिल्ली में कौन बैठा है? हेस्टिंग्स। कौन बैठा है? दिल्ली में कौन बैठा है? हेस्टिंग ने 2 लोगों को भेजा है। एक तो कौन है? दिल्ली का रेजिडेंट है, दिल्ली का क्या है? और दूसरा कौन है? मालवा का। ये तो कौन है? मैट कॉफ। और ये कौन है? मेल कम। मैटकॉप और मेलकम। ये किनसे करता है? ये तो संधि किससे करता है? पीटीबी से। और ये बाकी सबसे बना लो। ये जैसे हेस्टिंग 2 लोगों को भेजता है, एक दिल्ली का रेजिडेंट, एक मालवा का रेजिडेंट। दिल्ली का कौन है? मैटकॉप। और दूसरा कौन है? मेलकम। मेलकम किसके साथ करता है? पीटीबी।
समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्या स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने बोरिंग टॉपिक दिलवाया? राजवंश तो हंसाने वाले टॉपिक तो लेके चले गए सर तुम्हारे पहले ही। भाई जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं ना तुमको, वो तुम्हारे पहले ही पड़े हुए हैं। अब अंग्रेजों के साथ संधि में तो क्या हंसाया जाए तुम्हें, है? भाई कहानियां यहां तो होती नहीं है, और हिस्ट्री ज्यादातर पढ़ते ही कहानियों के चक्कर में। लिख लिया? आगे लिखो। संधि की शर्तें। संधि की शर्तें। ये EIC हो, ECI मत लिख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। लिख लिया संधि की शर्तें? अब संधि की शर्तें क्या थी देखो। पहली शर्त तो क्या है, ये तो आप याद रख लेना, ECI मत लिख देना, यहाँ EIC लिखना है। पहली शर्त तो क्या है कि अंग्रेजों का राजाओं को क्या करना पड़ेगा? आधिपत्य स्वीकार। पहली शर्त क्या थी? अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करना है। किनको? राजाओं को। आधिपत्य का मतलब क्या होता है? आधिपत्य का मतलब है कि हेड कौन है? अंग्रेज, और अंग्रेजों के अंडर में काम कौन करेंगे? राजा। तो पहली शर्त क्या थी? आधिपत्य स्वीकार करेगा। दूसरी शर्त ये शत्रु है, और सेम यही मित्र के लिए जो अभी मैंने लिखाई थी ना, मैत्री संधि के लिए शर्त। दूसरी शर्त वही थी कि हमारा मित्र तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र हमारा मित्र, हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा शत्रु हमारा। इस बार अंग्रेजों ने कहा स्टार लगा लेना, पिछली बार तो माफ कर दिया था। ये राजा इधर उधर देखते रहे, नहीं भाई ध्यान यहां। पिछली बार धोखा खाया, भरतपुर राजा लेक को जाके मदद कर रहा है, वो लेक से क्या उसको होलकर की मदद कर रहा है। तो इस वाली संधि पे इस बार अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? पहले स्टार लगा दिया। तीसरी देखो, राजा द्वारा मराठों को दिया जाने वाला खैरात राजा किसको देगा? अंग्रेजों को। इससे पहले आगे का पढ़ते हैं। राजा किसी भी अन्य राज्य को बिना अंग्रेज की मध्यस्थता के सीधे राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। स्थापित है ये, राजनीतिक संबंध क्या नहीं करेंगे? स्थापित नहीं करेंगे। मतलब अंग्रेजों ने कहा कि राजा अगर आपको किसी भी दूसरे राज्य के साथ, ये एक नंबर राजा है और ये दूसरा राजा, पड़ोसी है दोनों आपस में, अगर आपको इसके साथ कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन बनाना है, कौन से रिलेशन? अगर आपको पॉलिटिकल रिलेशन कोई भी रखना है, सीधे मत बनाना। बीच में मीडिएटर किसको डालोगे? अंग्रेजों। बीच में मीडिएटर किसको बनाओगे? अंग्रेज बनेंगे बीच में क्या? मध्यस्थ। इसके आगे देखो, पांचवी शर्त इन्होंने कहा था कि राज्य के आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप, राज्य के आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप अठारह की क्रांति का मुख्य कारण। पढ़ी 1857 क्रांति? कभी तो पढ़ी होगी। उसका मेन कारण क्या था? अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया था। पिछली बार हमने उल्लंघन किया किसका? स्टार नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, और इस बार अंग्रेजों ने किसका उल्लंघन कर दिया? पॉइंट नंबर 5 का। इसीलिए 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले अंग्रेजों के साथ होने वाली संधियां पढ़ना जरूरी है। क्योंकि रीजन क्या है? एक चीज और याद रखना, एग्जाम में 3 चीजें पूछी जाती है आपसे। एक तो पूछा जाता है रीजन, एक पूछा जाता है परिणाम, 2 चीज पूछी जाती है। एक तो किसी भी घटना के लिए आपको क्या पूछते हैं? कारण बताओ। और दूसरा क्या पूछते हैं? परिणाम। कोई भी घटना आप, मतलब हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो आपको टाइमलाइन याद होना जरूरी है। मैंने बताया था कल कि डेट एग्जैक्ट याद हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, पर आपको टाइमलाइन याद होना चाहिए कि पहले ये घटना हुई थी और उसके बाद ये घटना हुई। कोई भी घटना के पहले होने वाली घटना है क्या? उस घटना का, कोई सी भी घटना, उससे पहले जो भी घटना है वो उसके लिए क्या है? अगर आपसे पूछे प्रजामंडल का रीजन क्या है? किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, उनके लिए क्या हुआ? प्रेरणा स्रोत। अगर आपको पूछे कि प्रजामंडल का रिजल्ट क्या रहा? एकीकरण।
किसी भी घटना के, आज मान लो किसी घटना, ये 4 घटना है, पहले ए हुई है, उसके बाद में बी हुई है और उसके बाद में सी हुई है। आपसे पूछे कि घटना बी के घटित होने का रीजन क्या है, घटना ए, घटना बी घटित हुई, इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, रिजल्ट सी। कुछ याद हो या नहीं हो, अगर कारण पूछे तो उससे पहले वाली सभी घटनाएं लिख दो, परिणाम पूछे तो उसके बाद वाले सभी, क्योंकि आरएस मेंस में क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, ये याद रखना। आरएस मेंस के अंदर 5 नंबर 10 नंबर और 20 नंबर तो निबंध वैसे ही नहीं छोड़ता कोई, बाकी 5 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और नहीं छोड़ने के साधन एक यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता चल गया कि ये घटना जो है, इस घटना के बारे में मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका रीजन मुझे नहीं पता है। रीजन नहीं पता तो कोई बात नहीं, उससे पहले वाली कोई घटना याद हो तो वो लिख दो, वही इसी का रीजन है। परिणाम पूछे क्या परिणाम है तो उसके बाद की सारी घटनाएं लिख दो। ये चीज समझ में आई, आरएस मेंस में बहुत काम आएगी तुम्हारे। अब देखो क्या लिख रहे थे आगे, यही पढ़ रहे थे। अब ये तीसरा पॉइंट समझाना था आपको। राजा द्वारा मराठों को दिया जाने वाला खैराज राजा किसको देगा, अंग्रेजों को। एक पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है आरएस मेंस में। खैराज क्या होता है, खैराज क्या होता है, एक प्रकार का कर है। कौन लेता था इसको, वसूलते कौन थे, मराठे, और मराठों को देता कौन था, राजा देता था। किस खुशी में देता था, किस चीज के लिए, अरे हाँ बोलो, हाँ गलत, आगे। बस मराठों को कोई भी कर देता है इस खुशी में देता है कि भाई पैसे भेज दिए ना। पुलिस वालों को कौन देता है, पुलिस वालों को पैसे लेते हैं, कल को आप भी बनोगे अधिकारी, कल को आप भी अधिकारी बनोगे, पैसे तो लोगे ही, नहीं लोगे तो ट्रांसफर होगा, और क्या होगा तुम्हारा, उससे ज्यादा कुछ ही नहीं होना, पैसे लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है जो ये बोल रहा है देश के लिए सेवा करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, है कोई, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना। तो पुलिस वाले पैसे लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं। ठेके चलते हैं रात को 8 बजे बाद बंद है भाई, 8 बजे बाद ठेके बंद है सब जगह, फिर भी खुले रहते हैं। कैसे, खैराज, उनके पास क्या पहुंच जाता है, खैराज पहुंच जाता है टाइम पे। हमारे एरिया में मत आना, हम दारू रात को भी बेचेंगे। तो मराठों को जो राजा जो मराठों को खैराज देते थे ना, तो अंग्रेजों ने ये कहा कि जब हम आपसे संधियां कर लेते हैं, आज के बाद आपको मराठे परेशान नहीं करेंगे। मेन संधि करने का रीजन ये था कि हम आपसे संधि कर रहे हैं, आज के बाद मराठे आपको परेशान नहीं करेंगे। राजा निश्चिंत होकर जैसे ही बैठे, अरे रुको, बात यह है कि जो मराठों को खैराज आप देते थे ना, वो अब हमें दो, तब हम आपकी रक्षा करेंगे। आगे ये चीज समझ में। तो 5 पॉइंट क्या क्या है, पहला हमारा आधिपत्य स्वीकार करोगे, दूसरा मित्र शत्रु वाला कॉन्सेप्ट, तीसरा बाहर का कोई भी राजनीतिक संबंध हमारी मध्यस्थता के बिना आप नहीं करोगे, चौथा कि आप ये रहा आंतरिक मामलों में हम आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पांचवा खैरात जो है वो हम अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। जो पहले मराठों को देते थे वो खैरात अब आपको अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। लिखो देखो, लिखो संधियों की शर्तें। संधियों की शर्तें, संबंधित राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी, संबंधित राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करेंगे। संबंधित राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करेंगे। एग्जाम में भी कभी आप जब ये क्वेश्चन लिखो, एक बार आपने ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दिया तो उसके बाद में बार बार पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे उसके बाद में, ये EIC नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना। ये तो यहां सर ने लिख दिया। मेंस के लिए एक चीज और याद रखना, हो सकता है अभी आपको बीच बीच में लिखेगी नई नई चीजें कहां से आ रही है। RS मेंस में अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपको हिंदी में ही लिखना है। आप ये बीच में लिखो ना EIC, इसके भी नंबर करते हैं। ये वर्ड आप बीच में नहीं लिख सकते हो, पता है ये चीज। अगर आपका मीडियम हिंदी है, RS मेंस में आपने मीडियम हिंदी लिखा है और आप हिंदी मीडियम से लिख रहे हो, तो बीच में इंग्लिश नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते। साइंस में लिख सकते हो आप। और साइंस में भी कैसे, ये जैसे EIC लिखना है ना आपको, तो आप इसको ऐसे लिखो, EIC,
सी, ऐसे लिख सकते हो आप। मंथ भी नहीं लिख सकते आप, हिंदी में ही लिखना है आपको। तारीख लिखनी है तो हिंदी में ही लिखनी है। इंग्लिश में केवल वो शब्द जब आपको पता चले ना भाई, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्टली इंग्लिश में ही पढ़ सकता है सामने वाला, उसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन कर दोगे तो पढ़ भी नहीं सकता, वही शब्द लिखना है केवल। बाकी अगर आपने मीडियम हिंदी चूज किया तो हिंदी ही लिखोगे, कहीं भी ई आई सी ये नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना आरएस मेंस के अंदर। ठीक है, तुम्हारी तरह जब पहली बार मैं नया आया था तो मैं झाँप के आया था बीच में इंग्लिश इंग्लिश, तो फिर सर ने समझाया था कि ये नहीं लिखे जाते। वो चीज तुम्हें पहले ही बता दूं ताकि पहले टेस्ट में तुम ये गलतियां ना करो। तो लिखो, संबंधित राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करेगा, लिख लिया। दूसरा लिखो, वो शॉर्ट में लिख लो वही वापस, मित्र शत्रु, वो चिन्ह लगा के मित्र शत्रु। तीसरा लिखो, राजा किसी भी बाहरी राज्य से, राजा किसी भी बाहरी राज्य से बिना अंग्रेज मध्यस्थता के, राजा किसी भी बाहरी राज्य से बिना अंग्रेज मध्यस्थता के, बिना अंग्रेज मध्यस्थता के किसी भी प्रकार का, बिना अंग्रेज मध्यस्थता के किसी भी प्रकार का राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अगला लिखो, फोर्थ पॉइंट, बाहरी आक्रमणों से, बाहरी आक्रमणों से विशेषतया मराठों से, बाहरी आक्रमणों से, कोष्टक में लिखो विशेषतया मराठों से राज्य की रक्षा अंग्रेज करेंगे, राज्य की रक्षा अंग्रेज करेंगे। जिस हेतु सैन्य खर्चों का वहन, जिस हेतु सैन्य खर्चों का वहन, जिस हेतु सैन्य खर्चों का वहन राजा द्वारा किया जाएगा, सैन्य खर्चों का वहन राजा द्वारा किया जाएगा। लिख लिया, आगे लिखो, बिना कंपनी की आज्ञा के, अगला पॉइंट लिखना है, बिना कंपनी की आज्ञा के, बिना कंपनी की आज्ञा के, बिना कंपनी की आज्ञा के राजा अपने यहां, बिना कंपनी की आज्ञा के राजा अपने यहां किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति को, राजा अपने यहां किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति को, राजा अपने यहां किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकता, नौकरी पर नहीं रख सकता। आगे लिखो, राजा द्वारा, राजा द्वारा, राजा द्वारा मराठों को दिया जाने वाला खैराज, राजा द्वारा मराठों को दिया जाने वाला खैराज
मराठों को दिया जाने वाला खैराज राजा अंग्रेजों को देंगे। राजा द्वारा मराठों को दिया जाने वाला खैराज राजा अंग्रेजों को देंगे। लास्ट पॉइंट लिख लो ये रहा, राज्य के आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। द ब्रिटिशर्स विल नेवर इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। राज्य के आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लिख लिया? अब आगे लिखो। संधिकर्ता, संधिकर्ता, संधि की शर्तें क्या थी वो पता चल गई। तो अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे अगर कि सहायक संधियों में क्या शर्तें थी वो लिखनी है, पता चल गई संधि की शर्तें क्या थी वो लिख ली, वो लिखनी है अगर 5 नंबर में मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो। आगे देखो संधिकर्ता, अब इसमें क्या बताना सीधा लिख लो। करौली, करौली का आगे चिन्ह लगा के लिखो 9 नवंबर 1817 हरबख्श पाल। राजा का नाम क्या है? हरबख्श पाल। करौली 9 नवंबर 1817 हरबख्श पाल। लिख लिया? वही लिख लेना। सबसे पहले संधि करने वाला, सबसे पहले संधि करने वाला, सबसे पहले संधि करने वाला। 2 नंबर लगा के लिखो टोंक, 2 नंबर लगा के लिखो टोंक। 15 नवंबर 1817, 15 नवंबर 1817 अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। यहीं तक लिखना है एक बार, अमीर खां पिंडारी। इसके नीचे लिखो अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा अमीर खां पिंडारी को, अंग्रेजों द्वारा अमीर खां पिंडारी को टोंक की जागीर दी गई, अमीर खां पिंडारी को टोंक की जागीर दी गई तथा टोंक की जागीर दी गई तथा नवाब की उपाधि दी गई, तथा नवाब की उपाधि दी गई। अब देखो इधर टोंक के साथ एक गजब किस्सा हो रखा था। राजस्थान में पूरा भारत किससे परेशान था? मराठों से। पूरा भारत किससे परेशान था? मराठों से। लेकिन राजस्थान के सामने 2 समस्याएं थी। सिर्फ मराठे नहीं थे, मराठों के साथ और कौन है? मराठों के साथ कौन है? पिंडारी। जानते हो क्या होता है? वीर, वीर मूवी बनी थी एक, देखी किसी ने? सलमान खान की एक मूवी आई थी वीर, उसमें वो पिंडारी होता है जिनका काम सिर्फ एक ही होता है, लूट मारना, लूट मचाना, एक ही काम होता था। वो कौन होते थे? पिंडारी। पिंडारियों का नवाब कौन हुआ करता था उस टाइम? हेड, मतलब नवाब क्या हेड कौन हुआ करता था? अमीर खां। कौन हुआ करता था? अमीर खां पिंडारी। हुआ ये था कि जब अंग्रेजों ने सबके साथ संधियां कर ली, मराठों को इन्होंने हरा दिया, मराठों को हरा दिया, पिंडारियों को हरा दिया। मराठे इतनी बड़ी शक्ति थी, मराठों का एक दायित्व यह था कि मराठे कभी मांग कर नहीं खाते थे, मराठे कभी भी मांग कर नहीं खाते थे। जैसे जैसलमेर की भाटी है, जैसलमेर के भाटियों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी किसी के आगे मांग कर पैसे नहीं मतलब बोल के मांगे नहीं है पैसे। आगे हम पढ़ेंगे एकीकरण में। एकीकरण में जब सबके साथ एकीकरण हो रहा था, जैसलमेर वालों से भी पूछा गया कि आपको कितनी प्रीवी पर्स कितनी चाहिए, तो जैसलमेर वालों ने कहा हमें प्रीवी पर्स नहीं चाहिए। तो बोले क्यों? कि आप तो ये बता देना कि प्रीवी पर्स अपने वाली रखेंगे कहाँ, बाकी जो राजाओं को प्रीवी पर्स दे रहे हो ना वो अपनी प्रीवी पर्स रखेंगे कहाँ, वो बता देना हमें, तो हम लूट करके लेके आ जाएंगे। तो उनका काम क्या होता था? हकीकत है जैसलमेर के भाटी हमेशा सिर्फ चोरी करके कमाते थे। जैसलमेर के भाटियों की आय का सोर्स क्या हुआ करता था?
चोरी, वो ना किसी को पैसा देते थे ना किसी से मांगते थे, वो हमेशा क्या करते थे, चोरी करके खाते थे। तो जैसलमेर वालों की तरह यहाँ अब पिंडारी थे ना, पिंडारियों ने क्या किया, जैसे ही संधियां स्टार्ट हुई तो पिंडारियों के नेता अमीर खां पिंडारी अंग्रेजों के पास जाता है और बोलता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, नहीं हम क्या कर सकते हैं, राजाओं को आपने शरण दे दी, हम राजाओं को लूट भी नहीं सकते, अब तरीका क्या है। तब अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको अलग से एक जगह दे देंगे, कौन सी, टोंक, और आपको वहां का क्या बना देंगे, नवाब, खुद कमाओ खुद खाओ, खुद कमाओ और खुद खाओ। तो इनको जब ये दी गई थी, टोंक का नवाब बनाया था किसको, अमीर खां पिंडारी को। इसके बनाने के पीछे रीजन ये था कि जब पूरे भारत में मराठाओं का राज हुआ करता था, तब मराठों ने इन पिंडारियों को ये टोंक की जागीर दी थी। मराठों ने पिंडारियों को क्या दी थी, टोंक की जागीर, जो कालांतर में उनसे छीन ली गई थी। अंग्रेजों ने वापस उनको क्या दे दी, टोंक की जागीर और नवाब की उपाधि। अगला लिखो कोटा। सॉरी, कोटा 26 दिसंबर 17 26 दिसंबर 1817 महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, लिख लिया, महाराजा उमेश सिंह। अब इसके नीचे लिखो, देगा कोटा से की गई संधियों में कोटा की गई संधियों में कुल 11 संधियां की गई थी। कोटा से की गई संधियों में कुल 11 संधियां की गई थी, जिनमें 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 11वें बिंदु में जिनमें 11वें बिंदु में जिनमें 11वें बिंदु में जिनमें 11वें बिंदु में संधिकर्ता के नामों का उल्लेख है। संधि कैसे होती है पता है? कोर्ट का काम पड़ा है कभी किसी के? कोर्ट वोट में जाने का काम पड़ा है? चलो कोर्ट में जाने का काम तो नहीं पड़ा, घर के कागज देखे कभी? घर के कागज देखे होंगे, प्लॉट के, घर के रजिस्ट्री के कागज देखे कभी? उनमें देखना एक चीज होती है, एक तरफ किसके साइन होते हैं? बेचने वाले के। एक तरफ किसके साइन होते हैं? खरीदने वाले के। नीचे किसके होते हैं? वकील साहब के। एक साइड किसके होते हैं? उस टाइम जो जज साहब होते हैं वो, और उनके अलावा 2 गवाह इनकी तरफ से और 2 गवाह इनकी तरफ से। उनके सिग्नेचर होते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं इस आदमी ने जो बात लिखी है वो ये बोल देगा एक बार तो गलत है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, और इधर से ये बोलता है कि मैं भी यही सेम गारंटी मैं लिख के देता हूं। तो साथ में किनके सारे वो साइन होते हैं? जो गारंटर होते हैं ना बीच में, उनके भी होते हैं। तो उन सारे संधिकर्ताओं के कोटा में जो संधि हुई थी उसमें कितने बिंदु थे टोटल? अभी अपन ने पढ़े थे उसमें 7 बिंदु लिखा थे मैंने आपको। कोटा में जो संधि हुई थी उसमें कितने बिंदु थे? 11। और 11वें बिंदु में क्या लिखा हुआ था? जिन जिन लोगों ने सिग्नेचर किए थे उन सबके नाम का उल्लेख वहां पे किया हुआ है। आगे लिखो। कोटा की तरफ से कोटा की तरफ से कोटा की तरफ से मेटकोप से संधि करने कोटा की तरफ से मेटकोप से संधि करने कोटा की तरफ से मेटकोप से संधि करने जालिम सिंह झाला गया था। नाम कितना बढ़िया है, जालिम सिंह झाला। जिस आदमी का नाम ही जालिम है वो ढंग का तो कैसे हो सकता है? पर यही उमेद सिंह जी गच्चा खा गए। उन्होंने जालिम सिंह झाला को भेजा कि वहां जाके संधि की बात करनी। वो वहां गया, कुछ दिन रुका और अपनी रोटियों को खीरा देके आ गया। ढंग से संधि की, अंग्रेजों को गोली दी, गोली देके संधि तो कर ली। संधि करनी तो किसकी तरफ से चाहिए थी? उमेद सिंह की तरफ से। वो खुद की तरफ से करके आ गया। जालिम सिंह झाला
खुद की तरफ से करके आ गया और यही दिक्कत वापस होगी। क्या लिखा आपने, लिख लिया, कोटा की तरफ से मैटगॉव से संधि करने जालिम सिंह झाला गया था, ये हो गया। आगे लिखो वापस, पूरक संधि, हेडिंग नहीं लगानी, अगला पॉइंट ही लिखना पूरक संधि, इसी में ही कोटा में लिखा रहा हूं अभी, पूरक संधि। पूरक संधि इसमें लिखो 20 फरवरी 1818, 20 फरवरी 1818। देखो पहले संधि कहां हो रही है, संधि कब हो रही है, वापस कब हो रही है, इतने दिन टिक पाए। 20 फरवरी 1818 को जालिम सिंह झाला जाता है अंग्रेजों के पास, लिखना नहीं है बता रहा हूं 20 फरवरी 1818 को जालिम सिंह झाला अंग्रेजों के पास जाता है और अंग्रेजों को ये बोलता है अपने वाली बात का क्या हुआ। अंग्रेज पूछते हैं भाई अपने वाली बात कौन सी, इसको तो बना दिया कि आपने शरण दे दी, मेरा क्या होगा, ये संधि करता ही नहीं आपसे किसी भी हालत में, संधि तो मैंने करवाई है, तो मेरे लिए स्पेशल प्रोविजंस आपने क्या किए हैं। इसलिए अंग्रेजों ने उसके साथ में संधि कौन सी कर ली, पूरक संधि। इस पूरक संधि में पहले टॉपिक कितने थे, सॉरी पॉइंट कितने थे, 11। पूरक संधि में 2 पॉइंट और ऐड कर दिए गए। उन 2 पॉइंटों में बहुत बड़ी, पहली बात, महाराजा उमेद सिंह जी जो है ना, महाराजा उमेद सिंह जी के जो भी वंशज होंगे वो आने वाले टाइम में कोटा के क्या बनेंगे, राजा। महाराजा उमेद सिंह जी के वंशज जो होंगे वो आने वाले टाइम में क्या बनेंगे, कोटा के राजा। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दूसरी बात बहुत बुरी है, दूसरी में ये इन्होंने ये लिखा, जालिम सिंह झाला के वंशज कोटा के क्या बनेंगे, कोटा के क्या बनेंगे, दीवान। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राजा एक बार के लिए हाँ भी भर दे, लेकिन इसके आगे जो लाइन लिखी थी वो दिक्कत करने वाली थी। सभी शक्तियां दीवान के पास होगी, राज्य की सभी शक्तियां दीवान के पास, मतलब राजा का शासन क्या हो गया, नाम मात्र का, राज्यपाल वाला काम रह गया, मुख्यमंत्री तो ये बन गया। भाई जालिम सिंह झाला जाके क्या बन गया, वहां मुख्यमंत्री बन गया। वो भाई साहब के हैं, सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, पावर भी चाहिए अपने को। इस वजह से इनके क्या होगी यहां से पूरक संधि की। अब लिखो आगे, फरवरी 20 फरवरी 1818 को ये लिख लिया ना, पूरक संधि 20 फरवरी 1818। इसमें लिखो जालिम सिंह झाला, नाम ही गजब है। एक तो 1857 की क्रांति में नाम आता है ओनाट सिंह पंवार, और एक ही आता है जालिम सिंह झाला। क्या लिखा था, इतना नाम लिखा है केवल जालिम सिंह झाला ही। जालिम सिंह झाला ने अंग्रेजों के साथ 2 पूरक संधियां की, 2 पूरक संधियां की। पहली संधि लिखो 1 नंबर लगा के, महाराजा उमेद सिंह जी के वंशज दो पूरक संधियां की। इसमें पहला लिखो महाराजा उमेद सिंह जी के वंशज, महाराजा उमेद सिंह जी के वंशज कोटा के, महाराजा उमेद सिंह जी के वंशज कोटा के राजा रहेंगे। महाराजा उमेद सिंह जी के वंशज कोटा के राजा रहेंगे। सेकंड पॉइंट लिखो, जालिम सिंह झाला, देखो नाम चेहरे पे खुशी आ गई, जालिम सिंह झाला का नाम लेते हैं। जालिम सिंह झाला तथा इसके वंशज, जालिम सिंह झाला तथा इसके वंशज कोटा के दीवान रहेंगे। कोटा के दीवान रहेंगे तथा राज्य की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों पर
तथा राज्य की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों पर दीवान का नियंत्रण रहेगा। दीवान का नियंत्रण रहेगा। कोटा के अंदर पढ़ा होगा आपने, कोटा पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा है? उमेद सिंह का भाई कौन था? दलेल सिंह। उमेद सिंह और दलेल सिंह दो भाई थे, दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई होने पे राजा किसको बना दिया जाता है? उमेद सिंह को। अब उमेद सिंह जब राजा बनता है तो उमेद सिंह पहले से ही किससे दबा हुआ है? अंग्रेजों से, और साथ के साथ और किससे दबा हुआ है? जालिम सिंह झाला से। तो संधि के लिए मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यहां तक तो उसने हाँ भर ली, यार कोई बात नहीं यार, तुम्हारे पास पावर है, सुन लेगा। भाई यही सोचे कि भाई मेरा दोस्त है, सुन लेगा, कभी तो मानेगा। बात थोड़े दिनों बाद बिगड़ने लगी। अब उमेद सिंह जी स्टेज पे बैठे हैं, जालिम सिंह झाला आराम से नीचे बैठा है। कोई भी संधि का प्रस्ताव लेके जाता है, राजा को पहले नमस्कार तो करते ही है, राजा को नमस्कार करके सीधा जालिम सिंह झाला के पास। राजा के डपोड़, राजा मैं कहाँ जा रहा है उधर? तो कहा साहब आप तो वैसे भी सिग्नेचर करोगे और करते ही तो ये मना कर देगा तो मना ही है। ऐसे करके इन दोनों के बीच में विवाद लगातार बढ़ने लगा। भाई जब आप राजा, हमारे यहाँ भी अभी होता ही, अभी भी होता ही भाई, बहुत बार सुनने में आता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मनमुटाव हो गया, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहा है, राज्यपाल कुछ और बोल रहा है। अब पावर राज्यपाल के पास है नहीं, लेकिन पद ऊपर किसका है? राज्यपाल का है। तो वही हालत यहाँ हो गई थी। राजा भली सामने बैठा हो, संधियां पूरी कौन कर रहा था? जालिम सिंह झाला। तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। लिखो आगे, मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध 1821। मांगरोल का युद्ध 1821। इसमें लिखो, चल जा भाई। क्रॉस किया आगे, दुश्मनी थी क्या इसकी? आगे लिखो, मांगरोल का युद्ध 1821। मांगरोल का युद्ध 1821। युद्ध के बारे में कैसे लिखते हैं पता है? अगर एग्जाम में आपसे किसी भी युद्ध के बारे में पूछे तो लिखना कैसे होता है वो पता है? नहीं पता? लो मैं लिखा दूं। एक तरफ लिखो उमेद सिंह। क्रिकेट मैच देखते हो? ये आता है? हाँ ये चलेगा, क्योंकि ये वर्ड नहीं है, लोगो है अपने आप में। जैसे आप जहां रुपया लिखोगे, डॉलर लिखोगे, तो डॉलर में क्या लिखोगे? ये लिखोगे। ये तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का वर्ड थोड़ी। ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का वर्ड। यूरो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का थोड़ी है। तो सेम वैसी वर्सेस है आपका। वर्सेस दिख रहा है ना? ये आप लिख सकते हो, अलाउड है। ठीक है, उमेद सिंह वर्सेस कौन है? वहां तुम्हें नहीं लिखना है, ये मैं लिख रहा हूं, जालिम सिंह झाला। ये होता है अगर आपको पता हो कि दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति लड़ रहा है तब। लेकिन यहां एक दिक्कत और होगी, संधि करने वाले कौन? जालिम सिंह झाला। संधि तोड़ कौन रहा है? उमेद सिंह। संधि कौन तोड़ रहा है? भाई संधि दिक्कत किसको हो रही थी? उमेद। जालिम सिंह झाला को तो क्या ही दिक्कत हो सकती है? दिक्कत किसको हो रही थी? उमेद सिंह। तो अंग्रेज किसका साथ देंगे अब? जालिम सिंह झाला का। और जालिम सिंह झाला की तरफ से यहां युद्ध लड़ने के लिए कौन आता है? अंग्रेजों में कौन? राजस्थान में सबसे फेमस अंग्रेज अधिकारी कौन हुआ है? हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो कभी। राजस्थान में एक फेमस अंग्रेज अधिकारी हुआ है, कौन? मेघमोहन, कर्नल जेम्स टोड, बाबू भालाड़ो। उसको बोलते हैं बाबू भालाड़ो। अगर पूछ ले कभी कौन से अंग्रेज अधिकारी को बाबा भालाड़ा बोलते हैं, वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड।
उसका नाम नहीं जानते है। अभी बताते हैं आपको क्यों बोलते हैं। ये कर्नल जेम्स टोड है ना, ये अपने यहाँ राजस्थान में सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। क्या बन के? पीए जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट। कहां का बन के आया था? मेवाड़ का। सबसे पहले इसको क्या बनाया गया? मेवाड़ का। ये आदमी गवर्नर जनरल बनने की औकात रखता था, लेकिन इसको गवर्नर जनरल छोड़ो, एजीजी नहीं बनाया इसको। उसका रीजन क्या है? इसके बारे में बोला जाता है कि अगर कर्नल जेम्स टोड कुछ साल राजस्थान में और रह जाता तो ये अंग्रेजों को खुद ही बाहर निकलवा देता, दूसरों की जरूरत ही नहीं होती। अंग्रेज अधिकारियों के यहाँ काम तो कुछ होते नहीं थे, ये पूरे दिन घोड़े पे बैठे घूमता था। घोड़े पे बैठ गया, आज यहाँ कल वहां, इसको मजे आते थे बेटे को। जाता है डोगरों के बीच में बैठ जाता, डोगरों को पूछता और बा बताओ, बात शुरू हो जाते, मारा वो आदमी हुई हो, वो यूं युद्ध कर दो, यूं युद्ध करो। इसको बेटे को मजे आने लगे। कहानी सुनता ही वीरता की कहानी सुन के इसको आने लगे मजे। इसने भारतीयों को भड़काना शुरू कर दिया कि अरे यार हम तो कुछ ही नहीं है, तुम तो इतने सूरवीर योद्धा थे, फिर भी अंग्रेजों से दब गए। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली, अब घर का बेटी लंका डाएगा, इसको बाहर निकालो यहाँ से। तब कर्नल जेम्स टोड को यहाँ से निकाला था। अब बाबो भालाड़ो और गुड़लाड़ो बाबो, दो नाम देते हैं इसको। क्या क्या नाम देते हैं? बाबो भालाड़ो और गुड़लाड़ो बाबो। ये पूरे दिन घोड़े पे सवार रहता था। ये पूरे दिन क्या रहता था? घोड़े पर सवार रहता था। इसलिए इसको बाबो भालाड़ो और बाबो भालाड़ो और गुड़लाड़ो बाबो, दो नाम बोलते हैं इसको कर्नल जेम्स टोड को। और इसका एक ही उद्देश्य हुआ करता है, राजस्थान में जगह जगह जाओ और वहां जाके क्या सुनो? कहानियां सुनो और कहानियों को लिखो। इसी वजह से इसने पूरी किताब लिखी है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जितनी अच्छी किताब आज तक राजस्थान के कभी नहीं लिख पाए, उतनी अच्छी किताब लिखी है इसने, कर्नल जेम्स टोड ने। अब देखो, ये किसी भी युद्ध को लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका। एक तरफ पहला पक्ष, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष। अब आपको पता है कि इनमें से एक जीतेगा, एक तो जीतेगा, विजेता। तीर का चिन्ह लगाओ और साथ में क्या लिख दो? विजेता। और जो इंग्लिश में है वो लिख दो विनर। सीधी सी बात। इतना सा फॉर्मेट। वो पहले वाला जो पारंपरिक तरीका हुआ करता था लिखने का, इस युद्ध में उमेद सिंह जी के सामने कौन थे? जालिम सिंह झाला तथा कर्नल जेम्स टोड की संयुक्त सेना आई थी, जिसमें महाराजा उमेद सिंह जी हार गए थे तथा ये जीत गए थे दोनों। इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ उमेद सिंह वर्सेस जेएसजे प्लस कर्नल जेम्स टोड, और वो क्या हो गए? विजेता। लिख दो मांगरोली। सेम ऐसी संधि होती है ना, ये तो युद्ध है। युद्ध के अलावा बहुत बार संधियां भी तो पढ़नी पड़ती है। मेवाड़ पढ़ लिया होगा, मेवाड़ में एक संधि पढ़ी होगी आपने, कौन सी? मेवाड़ राजवंश पढ़ा है? बीसीए की डिग्री की है मेवाड़ में? सॉरी बीसीए नहीं है वहां, कौन सी है? बीसीए तो 1857 क्रांति में है। मेवाड़ मारवाड़ नहीं। सारंगपुर का युद्ध, चांपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध पढ़ी होगी। सारंगपुर, चांपानेर और ये बदनौर। तो चांपानेर की संधि पढ़ते हो, संधि में क्या लिखते हो? एक तरफ खिलजी, एक तरफ मालवा। तो कैसे लिखते हैं? संधि लिखने का तरीका ये होता है, गुजरात प्लस मालवा, ये संधि है। संधि लिखने का तरीका क्या है? बीच में क्या लिख दो? प्लस। युद्ध करवाना है तो वर्सेस, बस। इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर संधि नाम लिख दिया काफी है, नीचे वापस ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा प्लस का चिन्ह लगा के लिख दो कि इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। कहां तक लिख लिया? ये लिख लिया ना, विजेता। इसके आगे अगली लाइन में लिखो, मेवाड़ के भीम सिंह जी ने मेवाड़ के भीम सिंह जी ने दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाया। दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाया। दोनों पक्षों के बीच में
समझौता करवाया तथा जालिम सिंह झाला तथा जालिम सिंह झाला तथा जालिम सिंह झाला व तथा जालिम सिंह झाला व उमेश सिंह के मध्य जालिम सिंह झाला तथा उमेश सिंह के मध्य हस्तक्षेप नीति जालिम सिंह झाला तथा उमेश सिंह के मध्य हस्तक्षेप की नीति करवाई। अगली को, अगली लाइन में 1838 में 1838 में 1838 में कोटा से 1838 में 1838 में कोटा से 1838 में कोटा से 17 परगनों को कोटा से 17 परगनों को अलग करके 17 परगनों को अलग करके झालावाड़ नामक कोटा से 17 परगनों को अलग करके झालावाड़ नामक नया राज्य बनाकर झालावाड़ नामक नया राज्य बनाकर झाला के वंशज को वहां का राजा बना दिया गया। झाला के वंशज को वहां का राजा बना दिया गया। मांगरोल का युद्ध समझ आ गया? मांगरोल के युद्ध में क्या हुआ? पहले संधि होती है इन लोगों के बीच में। उस संधि में क्या कहते हैं कि जालिम सिंह झाला के वंशज तो क्या होंगे? दीवान रहेंगे, सारी पावर उनके पास रहेगी। उसी वजह से क्या हो गया? फाइनली उमेश सिंह की लड़ाई करता है जालिम सिंह झाला से। अब बीच में कौन आता है? कोटा का शासक, सॉरी मेवाड़ का शासक भीम सिंह। मेवाड़ का शासक भीम सिंह बीच में आता है। और भीम सिंह आकर क्या करवा देता है? इन दोनों के बीच में वापस समझौता करवा देता है। समझौता करवा के क्या बोलता है कि दोनों हस्तक्षेप की नीति का पालन करोगे। हस्तक्षेप की नीति का मतलब इसको राज्य का दायित्व है और इसको किसका दे दिया गया? प्रशासन का दायित्व है। जब जहां भी प्रशासन का मामला आएगा वहां राजा इंटरफेयर नहीं करेगा। जहां राज्य का मामला आएगा वहां जालिम सिंह झाला इंटरफेयर नहीं करेगा। ये उन दोनों के बीच में क्या करवा देता है? संधि करवा देता है। लेकिन हस्तक्षेप की नीति क्या मानने योग्य है? फिर भी क्या हस्तक्षेप की नीति मानने योग्य? कोई भी राजा अपने ही राज्य के प्रशासन में किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप कैसे होने देगा? नहीं होने देगा। फाइनली इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? 1838 में जाके क्या करना पड़ता है? एक नए राज्य की स्थापना करनी पड़ती है। और नए राज्य का नाम क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? जालिम सिंह झाला के नाम पे क्या बन गया? झालावाड़। आगे से कोई झालावाड़ वाला दिखे तो बोल देना हमें पता है तुम कितने जालिम हो, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या रखा गया? झालावाड़। ये हो गया आपका डर यहां तक की। बाकी की कल करेंगे। हो गया टाइम? समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है? सच में हवा में ऊपर से जा रहा है। वो आंख निकाल रहे हैं आपकी तरफ, कैसे कैसे बोल दिया, समझ में आ रहा है? कल ये यहां तक पढ़ गया जाना।